हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सिंपल पेंडुलम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जो भी हमारा लास्ट लेक्चर था, हमेशा मैं रिवाइज करती हूँ ताकि मेरी इच्छा है कि आप सभी वीडियो अच्छे से देखो और आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझे। ये मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है। इसीलिए आपको सारे पार्ट अच्छे से वॉच करना है, जितने भी डेरिवेशंस है वो आपको अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप घर पे पढ़ोगे नहीं तो आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। और फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी को पता है जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड। तो यही एक वे है। तो आपको क्या करना है बेटा, जितने भी आपके डेरिवेशंस है ऑक्सीलेशन चैप्टर में, वो आपको सभी डेरिवेशंस आपके बुक में अच्छे से लिखना है। और इनकेस अगर आपको किसी में प्रॉब्लम जाता होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हो कि मैम हमको ये टॉपिक में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, सारे डेरिवेशंस को अच्छे से सॉल्व करके देखना है। जो भी हमारा लास्ट डेरिवेशन था, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ पार्टिकल। वहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट किया, हमने टोटल एनर्जी फाइंड की, और लास्ट में हमें क्या मिला, पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड की, और फिर जाके हमें क्या मिली, टोटल एनर्जी, जो हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो भी हमारी टोटल एनर्जी होती है, जब पार्टिकल क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, सो दिस टोटल एनर्जी इज कंजर्व, जो हमारी कितनी होती है, 1/2 KA²। अब देखो, जैसे मुझे फटाक से याद आ गया कि टोटल एनर्जी हमारी क्या होती है, 1/2 KA²। वैसे आपको भी ये इक्वेशन अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे डेरिवेशंस को आपके बुक में आपको लिख के देखना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, दैट इज द सिंपल पेंडुलम। अब देखो स्टूडेंट, आपका रोटेशनल डायनामिक चैप्टर हो चुका है, जहाँ पे आपने कोनिकल पेंडुलम के बारे में स्टडी किया होगा, ठीक है। जो वहाँ पे भी हमने क्या किया था, टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया था टू कंप्लीट द वन रोटेशन। जो भी हमारा कोनिकल पेंडुलम है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट होता है, ठीक है। सो उसको एक रोटेशन करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, जो थी 2π√L cos θ डिवाइडेड बाय G, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम की, मतलब यहाँ पे वो रोटेट होगा इन द वर्टिकल सर्कल, ठीक है। और हमारा जो भी उसको लगने वाला जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड हम क्या करने वाले हैं, आज कैलकुलेट करने वाले। बट बिफोर कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, हम जान लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम एक्चुअल में होता क्या है। देखो, अगर हम आइडियल पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल और आइडियल दोनों को हम पहले कंपेयर करेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस होता है। आइडियल पेंडुलम जो होता है स्टूडेंट, आइडियल पेंडुलम में जो बॉब होता है, ठीक है, पेंडुलम के नीचे मतलब जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग को हम क्या कनेक्ट करते हैं, एक बॉब कनेक्ट करता है। उस बॉब का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक हेवी मास बॉब को क्या किया जाता है, सस्टेन किया जाता है, किसके थ्रू, स्ट्रिंग के थ्रू। जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो इनएक्सटेंसिबल होता है और साथ ही साथ उसका ज़्यादा वेट नहीं होता, ठीक है। सो ये बात होगी हमारी आइडियल पेंडुलम की। बट अगर हमें प्रैक्टिकली अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है पेंडुलम का, सो प्रैक्टिकली टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी यूज द स्मॉल वेट ऑफ द बॉब। जो भी हमारा बॉब होता है उसका वेट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, और उसको हम सस्टेन करते हैं किसके थ्रू, स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करती हूँ, ये हमारा जो भी बॉब है, इस बॉब का मास क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा, ठीक है। अब हमें पता करना हो कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम को आप डिफाइन कैसे करोगे, टाइम पीरियड की तो डेफिनेशन सेम ही होती है, ठीक है। सो क्या रहेगा यहाँ पे, द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डिफाइंड वेयर द पेंडुलम कंप्लीट द वन ऑक्सीलेशन। एक ऑक्सीलेशन करने के लिए पेंडुलम को जो टाइम लगेगा उसी को हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अनदर क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये जो भी आपका सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी। तो आप बता सकते हो इसकी लेंथ कितनी होगी, सोचो थोड़ा सा, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ, होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो, ये जो भी हमारा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी रहेगी, स्मॉल l, और ये क्या रहेगा हमारा सेंटर, किसका, बॉब का।
सो यहाँ से लेके यहाँ तक बॉब की क्या रहेगी, रेडियस। तो ये जो भी हमारा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सस्पेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां से लेके सस्पेंशन, जहां से हमने उसको सस्टेन किया है वहां तक जो हमारी लेंथ है वही हमारी लेंथ रहेगी किसकी, सिंपल पेंडुलम की। मतलब कितना रहेगा, कैपिटल L इज इक्वल्स टू स्मॉल l प्लस आर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहेगा हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो हमारी कितनी है, स्मॉल l है, और ये हमारा क्या रहेगा, रेडियस ऑफ द बॉब। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगी किसकी, सिंपल पेंडुलम की। कहाँ से, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सस्पेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेंडुलम हम यूज करने वाले टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड, हमें क्या करना है, पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी यूज द प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। मतलब जो भी हमारा बॉब है उस बॉब का मास क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, कंसीडर अ बॉब ऑफ मास m एंड टेंशन t, ठीक है। अब देखो, वाइल परफॉर्मिंग द ऑक्सीलेशन क्या होगा, स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन आएगा तो उस टेंशन को हम डिफाइन कर देंगे किससे, T से। लेट, देन आगे हम क्या लिखेंगे, लेट कैपिटल L बी द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड स्मॉल r बी द, स्मॉल r हमारा क्या रहेगा, रेडियस ऑफ द बॉब, ठीक है। सो यहाँ पे हमें कैपिटल L कितना मिलेगा, कैपिटल L इज नथिंग बट द स्मॉल l प्लस r, ठीक है स्टूडेंट। सो ये हमने इतना कंसीडर किया है। सबसे पहले हमने एक बॉब कंसीडर किया जिसका मास हमने लिया m, एंड बिकॉज ऑफ द हमारा बॉब क्या करने वाला है, ऑक्सीलेशन परफॉर्म करने वाला है, तो उस स्ट्रिंग के ऊपर क्या रहेगा, टेंशन रहेगा। उस टेंशन को हमने डिफाइन किया कैपिटल T से, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल L क्या है हमारा, बी द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड R बी द रेडियस ऑफ द बॉब। देयरफॉर कैपिटल L इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, स्मॉल l प्लस r, वेयर आप डिफाइन कर सकते हो स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्मॉल l हमारी क्या है, लेंथ है किसकी, स्ट्रिंग की। बट अगर टोटल लेंथ चाहिए तो वो कितना रहेगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सस्पेंशन ऑफ द स्ट्रिंग टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो L इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, स्मॉल l प्लस r। अब देखो स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन में हमारा बॉब, यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ AOA, ठीक है। सो OA हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। सो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, लेट OA बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉब, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम, जैसे ही हम बॉब को क्या कर दे देंगे, फोर्स दे देंगे, तो बॉब हमारा क्या होगा, डिस्प्ले होगा। कहाँ से, मेन पोजीशन से, और क्या करेगा, ऑक्सीलेशन परफॉर्म करेगा। मतलब हमारा बॉब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं B। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा एंड OB बी द instantaneous position of the bob, ठीक है। और क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन बॉब क्या करेगा, एक स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा, वो हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा, थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड मेक एंगल थीटा विथ वर्टिकल, ठीक है। सो जैसे ही हमारा बॉब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, कहाँ से, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो वो क्या करेगा, एक स्मॉल एंगल कवर करेगा, ठीक है। वो स्मॉल एंगल को हमने डिफाइन किया है किससे, थीटा से।
किसके साथ, वर्टिकल के साथ। सो दीज आर द सिचुएशन जो हमने क्या किए, कंसिडर किया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा लेट ओ ए बी द इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉब एंड ओ बी बी द इंटरस्टेनियस पोजिशन ऑफ द बॉब एंड मेक द एंगल थीटा विद द वर्टिकल। और जो भी हमारा बॉब है जब वो ऑक्सीलेशन परफॉर्म करेगा तो वो एंगल थीटा कवर करेगा किसके साथ, वर्टिकल के साथ। तो ये हमारा एंगल क्या रहेगा, थीटा। अब बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीलेशन इसके ऊपर क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो ये रहेगा हमारा टेंशन टी और लेंथ को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द कैपिटल एल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बुक में लिख लेना है। अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि अब हमारा बॉब क्या कर रहा है, ऑक्सीलेशन परफॉर्म कर रहा है। हमने यहाँ पे लिख लिया ओ ए हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी एंड ओ बी हमारी क्या है, इंटरस्टेनियस पोजीशन है। व्हेन, कब की, व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, because of this simple harmonic motion there are two forces acting on the bob। हमारे बॉब के ऊपर क्या करेंगे, दो फोर्सेस एक्ट करेंगे। कौन से रहेंगे वो दो फोर्सेस, आप बता सकते हो। एक फोर्स हमारा किसकी वजह से रहेगा, बिकॉज ऑफ द टेंशन टी, एंड सेकेंड फोर्स हमारा क्या रहेगा, बिकॉज ऑफ द वेट एम जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन डिस्प्लेड पोजिशन two forces acting on the bob। so हमारा फर्स्ट फोर्स क्या रहेगा, टेंशन T इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड सेकेंड हमारा क्या रहेगा, सेकेंड वन इज द वेट mg which is in vertically downward direction। ठीक है, so there are two forces acting on the bob when bob is displaced। ठीक है, जैसे ही हमारा बॉब इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, सो वहाँ पे टू फोर्सेस एक्ट करेंगे। एक रहेगा हमारा टेंशन टी विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड सेकेंड वन इज द वेट एम जी, जो कहाँ पे रहेगा, इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो एट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉब। बॉब के ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स एक्ट हो रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये जो भी हमारा वेट mg है इसको बैलेंस कौन करेगा, टेंशन टी। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारा वेट mg है इसको हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। ठीक है, एक कंपोनेंट हमारा कौन सा रहेगा, सो पहले मैं इसको रिजॉल्व कर लेती हूँ। ये रहेगा हमारा फर्स्ट एंड दिस इज अवर सेकेंड। अब हमें थीटा भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा थीटा। ठीक है, अब जहाँ पे हम थीटा लिखते हैं वहाँ पे हमें क्या लिखना है, कॉस, और थीटा के दूर कौन रहेगा, साइन। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट क्या रहेगा हमारा, एम जी कॉस थीटा, क्योंकि हमने रिजॉल्व किसे किया है, mg को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, mg cos थीटा और ये रहेगा हमारा mg sin थीटा। यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बिकॉज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग एट एक्सट्रीम पोजिशन, द वेट mg इज बैलेंस बाय द टेंशन t। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वेट mg है इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a b c। The weight mg is resolved into two component। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या रहेगा, mg cos थीटा, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, द कंपोनेंट mg cos theta is balanced by the tension T।
ठीक है। ये जो भी हमारा mg cos थीटा है इसको बैलेंस कौन कर रहा है, टेंशन T कर रहा है। दोनों एक ही लाइन पे है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। एंड सेकेंड हमारा कंपोनेंट कौन सा है, द कंपोनेंट mg। यहाँ पे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा क्या रहेगा, mg cos थीटा इज इक्वल्स टू T, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेंगे। फर्स्ट हमारा जो भी कंपोनेंट है mg cos थीटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द वेट mg इज रिजॉल्व इनटू द टू कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज द mg cos थीटा विच इज इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड सेकेंड वन इज द mg sin थीटा विच इज टूवर्ड्स द मीन पोजिशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिखा है अकॉर्डिंग टू द फिगर। अगर हम फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो भी हमारा mg cos थीटा है वो बैलेंस कर रहा है किससे, टेंशन T को। क्यों बैलेंस कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग एट एक्सट्रीम पोजिशन। एक्सट्रीम पोजिशन के ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स न होने की वजह से ये mg cos थीटा क्या कर रहा है, टेंशन T को बैलेंस कर रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, देयरफॉर mg cos थीटा इज इक्वल्स टू T। एंड सेकेंड क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा कौन सा है, mg sin थीटा। कंपोनेंट कैसे लेना है मैंने बताया, सबसे पहले आपको थीटा मेंशन करना पड़ेगा। सो ये थीटा देखो, ये लाइन और ये लाइन, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल विथ ईच अदर, और ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल। तो दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। और जहाँ पे थीटा होता है वहाँ पे आपको क्या लेना है, कॉस लेना है, और थीटा से दूर हमारा क्या रहेगा, साइन रहेगा। रिजल्ट हमने किसको किया, mg को, तो रहेगा mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। mg cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, टेंशन T को। अब हम बात करेंगे mg sin थीटा की, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जो भी हमारा mg sin थीटा है वो डायरेक्टेड है कहाँ पे, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब देखो, पार्टिकल को मीन पोजीशन के ऊपर कौन लेके आता है, आपको पता है, फटाक से आंसर दो, कौन लेके आता है, रिस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब ये जो भी हमारा कंपोनेंट है mg sin थीटा वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स। वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट हमारा पार्टिकल कहाँ पे आ सके, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द कंपोनेंट mg sin थीटा प्रोवाइडेड नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द फिगर हम क्या लिखेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। बट यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस, माइनस साइन आपको देना नहीं भूलना है, ठीक है। माइनस यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, मतलब एंगल चेंज हमारा उस डायरेक्शन में हो रहा है, बट रिस्टोरिंग फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस टू आर अपोजिट विथ ईच अदर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द निगेटिव साइन, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, द निगेटिव साइन शोज दैट, आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। अगर आप ये बताओगे नहीं कि नेगेटिव साइन किसके लिए लेना है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ और आपको भी आपके बुक में वो अच्छे से लिखना है, ठीक है। द नेगेटिव साइन शोज दैट द रिस्टोरिंग फोर्स एंड क्या रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, ठीक है। सो हमने मेंशन कर दिया कि हमारा निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, जो भी हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट है किसके साथ, रिस्टोरिंग फोर्स के साथ। अब ध्यान दो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, हमेशा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कब परफॉर्म करता है, व्हेन रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है। जब आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है तो हम क्या कहते हैं कि पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ,
साइन थीटा के साथ, वो थीटा के साथ प्रेजेंट है क्या, प्रोपोर्शनल है क्या, नहीं। तो हमारा जो भी रिस्टोरिंग फोर्स है, दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ थीटा, सॉरी साइन थीटा इंस्टेड ऑफ थीटा, एंड साइन थीटा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू थीटा। जो भी साइन थीटा की वैल्यू रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, किसके कंपेयर में, थीटा के कंपेयर में। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बट द रिस्टोरिंग फोर्स is proportional to sin theta instead of theta. Therefore the sin theta is very small. Therefore sin theta is नियरली इक्वल्स टू थीटा। और अगर हम कंसिडर करते हैं कि साइन थीटा या नियरली इक्वल्स टू थीटा है, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, देयरफॉर द रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, माइनस mg थीटा, ठीक है। अब देखो, जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, इज प्रोपोर्शनल विद द साइन थीटा। थीटा के साथ है क्या, नहीं। इसका मतलब हमारा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है क्या, अजिबात नाही, मी मराठीत सांगत आहे, ठीक है। हमारा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो भी हमारा फोर्स है या फिर एक्सेलरेशन है, आप दोनों भी क्वांटिटी यूज कर सकते हो, फोर्स या फिर एक्सेलरेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल के साथ। और यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा है। बट हमारा जो भी रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर हम इस इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और आपने सारे पार्ट अगर देखे होंगे तो आपको मैं जो बता रही हूँ ना वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो रिस्टोरिंग फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, थीटा के साथ इंस्टेड ऑफ थीटा। इट मीन्स दैट पार्टिकल डज नॉट परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट sin theta is very small as compared to theta, therefore sin theta is nearly equals to theta। तो f is equals to क्या मिलेगा, mg theta। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट द sin theta। अब देखो ये थीटा का क्या हो गया, अपोजिट, एंड दिस इज द दिस इज द अपोजिट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, बिकॉज दिस इज द स्लैंट हाइट, ये हमारी क्या है, स्लैंट हाइट है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी हमारा थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, x/L। तो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे। सो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, साइन थीटा की। साइन थीटा क्या रहेगा, x/L। तो क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस, मैं माइनस भूल जाती हूँ, आपको याद रखना है, ठीक है, माइनस x/L। इन ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू x/L, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर आप डायरेक्टली ये भी इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हो कि नाउ द पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों, देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। बट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस mg x/L। m गेट कैंसल, तो a क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू माइनस g x/L। इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। इट मीन्स दैट द पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट the particle represented that the particle और the bob भी आप लिख सकते हो, the particle performing सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसके पहले वो नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि जो भी हमारा साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके साथ, साइन थीटा के साथ इंस्टेड ऑफ थीटा, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस
द पार्टिकल डज नॉट परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो भी हमारा साइन थीटा है वो नियरली इक्वल्स टू हमने लिया किसके साथ, थीटा के साथ। थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की x/L, तो हमें डायरेक्टली क्या मिला, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो वी कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड। हमेशा पेंडुलम किसके लिए यूज किया जाता है, टू मेजर द टाइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड, टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड of simple pendulum, we know that A is equals to minus omega square x। ठीक है, A हमारा क्या होता है, इक्वल होता है किसके साथ, माइनस ओमेगा स्क्वेयर x के साथ। बट वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t, तो इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, तो क्या रहेगा 2π डिवाइडेड बाई t होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, g x/L। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, g x/L। अब यहाँ पे हम लिखे करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, सॉरी स्टूडेंट मैंने उसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया बिना आपको बता के। ठीक है, सो इसको मैं पहले रफ कर लेती हूँ, इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब देखो ये इक्वेशन A इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड दिस इक्वेशन A इज इक्वल्स टू माइनस जी x/L, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर सकती हूँ। ठीक है, किसकी जगह, A की जगह, तो क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस जी x/L। मैंने पहले ही ओमेगा की वैल्यू ले ली थी 2π/t, वो आपको नहीं लेना है, पहले इसको आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हो एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब देखो माइनस माइनस गेट कैंसल, x गेट कैंसल, तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू g/L। और अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे किसकी, ओमेगास की, तो वी नो दैट ओमेगा इज 2π/t। ये मैंने सबसे पहले ही ले लिया था, आपको अब भी लेना है, पहले हमें इसको दोनों वैल्यू को इक्वेट करना है सो दैट हमें मिल सके ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू g/L। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो वो क्या रहेगा, 2π/t होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू g/L। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हमें कैंसिल करना है, तो हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो अकॉर्डिंग टू द नागपुर यूनिवर्सिटी क्या लिखना पड़ेगा, वी गेट, तो क्या मिलेगा, 2π डिवाइडेड बाई t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g/L। ठीक है, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम पीरियड, तो हम इसका क्या ले लेते हैं पहले, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल में क्या मिलेगा, t डिवाइडेड बाई 2π इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L/G। अब हम 2π को शिफ्ट कर देंगे ऑन दिस साइड, आप यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो अगर आपको फटाक से समझ गया होगा तो। ठीक है, मैं स्टेप वाइज बता रही हूँ, तो सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो क्या रहेगा, t/2π इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L/G। नाउ वी शिफ्ट 2π ऑन दिस साइड, यहाँ पे डिनोमिनेटर में इस साइड जाएगा तो बन जाएगा न्यूमरेटर। सो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम कितना रहेगा, 2π अंडर रूट ऑफ L/G। So this is the time period of the simple pendulum when, लेकिन कब, जब आपका पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। सो टाइम पीरियड कितना रहेगा, t इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट ऑफ L/G। अब यही से अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, किसका, टाइम पीरियड का। सो n इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1/t, तो क्या मिलेगा इक्वेशन हमें, 1/, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, 2π अंडर रूट ऑफ L/G, तो इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में लेना है तो क्या मिलेगा इक्वेशन, 1/2π अंडर रूट ऑफ आई थिंक L/G। सो n इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1/2π अंडर रूट ऑफ L/G। सो क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, अच्छा वो आपने याद दिया, सो इस टर्म हमारी ऊपर चली जाएंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, g/L। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम, वेयर एज टाइम पीरियड हमारा क्या रहेगा, 2π अंडर रूट ऑफ L/G। जो भी हमारा कोनिकल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2π अंडर रूट ऑफ L cos थीटा डिवाइडेड बाई G
वो याद रखना है। एंड सेकेंड, द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम कितना होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। अब इस इक्वेशन को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करते तो आपको 3-4 कंडीशन यहाँ पे दिखाई देंगी। फर्स्ट कौन सी रहेंगी, देखो जो भी हमारा टाइम पीरियड है, मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, बट आपको बुक में लिखना है उसको, ठीक है, बता रही हूँ सिर्फ। जो भी हमारा टाइम पीरियड है किसका, सिंपल पेंडुलम का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम के साथ, ठीक है। सो द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। सेकेंड, the time period of the simple pendulum is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity. This is the second point. Third point क्या रहेगा, जो भी हमारा टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द बॉब, क्योंकि यहाँ पे मास प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो सबसे पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जनरली आइडियल पेंडुलम में जो मास होता है बॉब का वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बट प्रैक्टिकली अगर आप उसको परफॉर्म करने जाते हो तो हम बॉब का मास क्या कंसिडर करते हैं, बहुत ही स्मॉल कंसिडर करते हैं, ठीक है। कुछ भी करो, ज़्यादा लो या फिर कम लो, टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द बॉब। तो चाहे आप बड़ा लो फॉर द आइडियल सिंपल पेंडुलम या फिर आप छोटा लो फॉर द प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द टाइम पीरियड, ठीक है। फोर्थ कंडीशन हमें क्या मिल रही है, जो भी हमारा टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो इंडिपेंडेंट है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल के साथ। सो दीज आर द 4 पॉइंट विच इज गेट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये 4 कंडीशन मिल रही है। फर्स्ट, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द अंडर रूट ऑफ square root of length. Second, the time period is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity. The time period is independent on the mass of the bob. And last one मैंने क्या बताया, जो भी हमारा टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल के साथ। और याद रखो स्टूडेंट, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना कम ऑक्सीलेशन, ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड। अगर आपकी पेंडुलम का जो स्ट्रिंग होता है उसकी लेंथ अगर ज़्यादा है तो पार्टिकल के जो ऑक्सीलेशन है वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। अगर लेंथ आपकी कम है तो पार्टिकल के ऑक्सीलेशंस क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। तो ये बात आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। नाउ वी सी द अनदर टॉपिक दैट इज द सेकेंड पेंडुलम। तो आपको इसका क्या लेना है, सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, देन वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सेकेंड पेंडुलम। सो सेकेंड पेंडुलम किसे कहा जाता है, वेयर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। तो द सेकेंड पेंडुलम यहाँ पे हम लिखेंगे द टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड पेंडुलम इज 2 सेकेंड। सेकेंड पेंडुलम किसे कहा जाता है, जहाँ पे टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। अब हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला अब भी डिराइव किया, क्या था, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ LS डिवाइडेड बाय G। वहाँ पे L था, यहाँ पे हम LS सफिक्स x क्यों ले रहे हैं, बिकॉज दिस इज द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम। ये हमारी क्या है, लेंथ है किसकी, सेकेंड पेंडुलम की। दैट्स व्हाई मैंने इसको डिनोट किया है किससे, L सफिक्स S से। अब टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड, तो हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, 2 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ LS upon G. Now to cancel this square root, we consider here taking square on both side. तो square अगर लेते हो तो क्या मिलेगा, 4 is equals to 4 pi square LS upon G. तो यहाँ से हम कैलकुलेट क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम। सो लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम क्या मिलेगा, LS is equals to 4 गए कैंसल, G यहाँ पे डिनोमिनेटर में इस साइड जाएगा तो बन जाएगा न्यूमरेटर, पाई हमारा है न्यूमरेटर, इस साइड जाएगा तो बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, G अपॉन पाई स्क्वेयर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम। ये हमारी क्या है, लेंथ है किसकी,
सेकेंड पेंडुलम की। तो सेकेंड पेंडुलम किसे कहा जाता है, वेयर द टाइम पीरियड इज द 2 सेकेंड, जहाँ पे टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकेंड होता है। इसकी वैल्यू आप पुटअप करो, इसको सॉल्व करो तो हमें क्या मिल जाएंगे, लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम जो क्या रहेगा g/π²। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। अब हमारे 2 ही टॉपिक बचे हैं, एंगुलर एसएचएम और एक टॉपिक मैग्नेटिक के ऊपर डिपेंड है, तो वो हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको क्या करना है, ये जो भी हमारा सेकेंड पेंडुलम का पूरा डेरिवेशन था वो आपको आपके बुक में अच्छे से लिखना है, और अगर आपको समझ में आया तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेजना है। थैंक यू सो मच।